Hi everyone. Let's start another lecture in ionic equilibrium. So हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिस्कस किया था. आज हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ बेस में we need to talk about the weak bases, all right, because strong bases fully ionized होते हैं. So उसकी तो कोई डिस्कशन as such होगी नहीं, बट वीक बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करना बहुत जरूरी है. उसके लिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ बेस. हम सब जानते हैं कि हम बेस की बात कर रहे हैं. तमाम वीक बेसिस को जनरली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो डॉट्स हैं ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब ये लोएस्ट बेस है क्योंकि ये लोन पेयर डोनर होगा. और अगर ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस होगा. ओके, तो दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. सो व्हेन अ वीक बेस is dissolved in water, then an equilibrium is established according to the equation given below. तो लेट्स सपोज हमारे पास ये वीक बेस है और हम इसको वाटर में प्लेस कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा. ये यूं कह लीजिए कि ये लोन पे डोनेट कर देगा. दोनों बातें सेम ही है, वीक बेस को रिप्रेजेंट करेंगी. जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा BH पॉजिटिव. और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव आयंस में. ओके, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये आयोनाइज्ड फॉर्म, इनके दरमियान होगा एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा. तो ये हो जाएगा Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे BH प्लस OH माइनस over concentration of base and concentration of water. जब हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वाटर लिखते हैं. हम सब जानते हैं कि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा और जो चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं किया जा सकता, विच इज वाई मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट लूंगा और उस कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करूंगा. ये पूरी एक्सप्लेनेशन हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में दी थी, इसलिए हम दोबारा लिखेंगे नहीं, बट जो भी चीज हमने बोली है हम उसको प्लग इन कर देते हैं यहाँ पर. सो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन which includes BH plus and OH minus. और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट्स को एक जगह पे कर लीजिए. तो जब आप कांस्टेंट्स को एक जगह पे करेंगे तो सिचुएशन ये बनेगी आपके पास. Kc times K concentration of BH plus
concentration of OH minus and concentration of base. Kc times K is called base dissociation constant. और इस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम टेक्निकली Kb के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सो Kc टाइम्स K को हमने बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम दिया और उस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हमने Kb के सिंबल से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है और इसकी भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है. तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल होंगी. ये मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल नहीं होगी. इसका मतलब Kb की यूनिट होगी एंड द यूनिट ऑफ Kb इज ऑलवेज मोल पर डीएम क्यूब. जिस तरह से हमने Ka को pKa में कन्वर्ट किया था सिंप्लीफाई करने के लिए, हम Kb को pKb में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए. एंड pKb इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 Kb. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होगा. ऑलराइट, तो ये भी याद रखना है आपने. तो अगर आपसे कोई भी शख्स ये पूछे कि डिफाइन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिफाइन पीकेबी और व्हाट इज मीन बाय पीकेबी, तो ऑब्वियसली आपने आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन देना है, वर्डिंग्स नहीं लिखनी उसके लिए. और ज्यादा बेहतर यही होगा. वैसे केबी होगा क्या? केबी इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये इसकी वर्डिंग्स हो जाएंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि वर्डिंग्स की जरूरत नहीं है. जेनरिक एक्सप्रेशन लिख के दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी इक्वेशन को रेफरेंस बना के एग्जामिनर आपसे पूछें तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन फिर आपने केबी का एक्सप्रेशन लिख कर देना होगा. ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है, हम एक डेटा आपके साथ शेयर करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा फिर हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे. हम सबसे पहले लेते हैं बेस. बेस के बाद फॉर्मूला, value of Kb and value of pKb. First example is obviously ammonia. Ammonia का formula is NH3. Value of Kb is 1.5 into 10 to the power minus 6. Value of pKb is 5.82. Then we have methylamine. Methylamine is also called aminomethane.
its formula is CH3 NH2 1.4 into 10 to the power minus 5. pKb value is 4.85. Now the next is dimethylamine. And dimethylamine में हम formula use करेंगे CH3 taken to NH 1.2 into 10 to the power minus 4 mole per DQ, and value is 3.92. I repeat, 3.92. Last but not the least, phenylamine. And phenylamine is like this. And the value is 1.6 into 10 to the power minus 7. ये आ जाएगा आपके पास 6.80. I hope it makes sense to you. आप नोट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे नोट कीजिए केबी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पीकेबी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बेस स्ट्रॉन्गर होगा, जब बेस स्ट्रॉन्गर होगा तो जाहिर सी बात है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन में आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी। ऑल्सो केबी एंड पीकेबी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। So my first point is KB and PKB measures the strength of base. Second, value of PKB is higher. Oh, sorry, value of KB is higher. Value of PKB is lower. Base is stronger. So when base is stronger, solution contain more ions. And fewer molecules. Okay. अब जाहिर इसमें एक पॉइंट और भी जज कर सकता हूँ। आप नोट करें, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इस बेस की स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू दिस वन ज्यादा है। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, विच इज व्हाई मिथाइलामाइन की जो स्ट्रेंथ है वो अमोनिया से ज्यादा है। तो मैं कंक्लूजन ये ले सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। माय नेक्स्ट पॉइंट इज electron donating alkyl groups increases the strength of base। क्यों करते हैं
ये बात समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं, और एग्जाम्पल में हम कंपैरिजन ले लेते हैं मिथाइलमाइन वर्सेस अमोनिया। सही है। आप जानते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये भी बेस, बट जिसमें से ये स्ट्रॉन्गर है एज पर डेटा और ये वीकर है। हाँ, तो क्वेश्चन है जैसे क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप अटैच है और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सो अल्काइल ग्रुप has positive inductive इफेक्ट। तो अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट, आई मीन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, राइट? सो डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। और जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी लोन पेयर है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो गई, देन इट मींस दिस लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। Lone pair is easily available for protonation. Now the issue is, what is protonation? In simple terms, proton acceptance is protonation. Reaction with hydrogen ion is protonation. So reaction with hydrogen ion is protonation. So when lone pair is easily available for protonation, base की strength easily ज्यादा हो जाएगी। So strength of base increases. Now my point is, the easier the availability of lone pair, the stronger the base. That's the whole concept. Let me write it down. The easier the availability of lone pair, the stronger the base. All right, that's the core concept. एक और बात याद रखिएगा, मैं वैसे तो आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनिक में, लेकिन अभी भी बता देते हैं कि ये जो आपके पास मिथाइल अमाइन है, इसको जनरली हम कहते हैं एलिफैटिक अमाइन। एलिफैटिक अमाइन, ओके, याद रखिएगा। Let me give you another example. Let's suppose we have this compound,
याद रखिएगा ये भी एक एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसकी स्ट्रेंथ हम डिटरमिन करने जा रहे हैं अमोनिया से, विच इन विच नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। तो ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो जहां लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो यहाँ पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पर भी लोन पेयर अवेलेबल है। ज्यादा इजीली कहाँ अवेलेबल है? ऑब्वियसली इस कंपाउंड में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि इस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। So, क्योंकि इस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, which is why this compound is a stronger base than ammonia. All right, लेकिन इसकी explanation more or less हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे. So let me copy this explanation. और इसको exactly यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसमें माइनर सी चेंजेस कर देते हैं. Since it has 2 alkyl groups, this one is first, this one is second. So मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 alkyl groups has a strong positive inductive effect. So these alkyl groups donate electrons towards nitrogen atom. Therefore, electronic density of nitrogen atom increases, which means lone pair is easily available for protonation, and therefore this compound is a stronger base than ammonia. So look at the explanation, look at the concept. It's remains same almost, right? सिर्फ ये दो चीजें ऐड की है मैंने, बाकी सब कुछ सेम है. तो इसका मतलब एग्जाम्पल चेंज होगी, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा. और यही पेपर के अंदर होता है कि example changes, value changes, but concept never gonna change. So हम इसको, इसका वैसे नाम है पाइप्रिडीन, बट हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेस. ऑलराइट, यकीनन एग्जामिनर इसका नाम आपको देंगे पाइप्रिडीन, तो आप फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर दीजिएगा. यहाँ लिख दीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ पाइप्रिडीन इंक्रीजेस. ऑलराइट, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. देखो ये दो एग्जांपल एलिफेटिक अमाइंस के होंगे, ये भी एलिफेटिक अमाइन था और ये भी एलिफेटिक अमाइन था. तो एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये कंक्लूजन आ गया मेरा. नेक्स्ट एग्जांपल, ये मेरे पास फिनाइलअमाइन है. फिनाइलअमाइन में बेंजीन रिंग होता है, और हम सब जानते हैं कि बेंजीन रिंग का रिंग बना हुआ होता है. आपको बात समझाने के लिए रिंग नहीं बना रहा, बल्कि रिंग में मौजूद 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनको अलग-अलग शो कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए. ये है आपके पास, वैसे इसका नाम है फिनाइलअमाइन, राइट. लेकिन आप जानते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग है, विच इज वाई मैं इसको स्पेसिफिकली नाम दूंगा एरोमेटिक अमाइन. और मैं इसकी स्ट्रेंथ डिटरमिन करूंगा अमोनिया के थ्रू या अमोनिया से कंपेयर करके. इस कंपाउंड के पास भी लोन पेयर, इस कंपाउंड के पास भी लोन पेयर. ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेस होगा, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेस होगा. बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे डिपेंड करती है. यहां पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहां पर भी लोन पेयर अवेलेबल है. जहां ज्यादा आसानी से होगा वहां स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कहां ज्यादा आसानी से है. ऑब्वियसली अमोनिया में लोन पेयर ज्यादा आसानी से अवेलेबल है, विच इज व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फिनाइलअमाइन. ना तो क्वेश्चन इज कि भाई फिनाइलअमाइन में लोन पेयर अवेलेबल तो है, तो आसानी से क्यों नहीं अवेलेबल है? क्या हो गया इस लोन पेयर के साथ कि ये इजीली अवेलेबल नहीं रही? रीजन इज कि इससे पहले कि ये लोन पेयर प्रोटोनेशन में इन्वॉल्व हो, ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाती है. तो जब ये पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड होगी तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा होगा कार्बन एटम्स के बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए, ये यहां शिफ्ट हो रहा होगा और ये यहां शिफ्ट हो रहा होगा. तो जब ये वाली लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं रहेगी प्रोटोनेशन के लिए.
और जब ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं रहेगी प्रोटोनेशन के लिए, इसका मतलब ये वीकर बेस होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। बाय द वे ये पूरा का पूरा प्रोसेस रेजोनेंस का होता है, और ये मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि लेट सपोज ये है आपके पास, ये इसके पास लोन पेयर है, ये यहां बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा, राइट। इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये NH2 होगा, और ये NH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड, और ये NH2 प्लस, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन एटम पे, तो ऑब्वियसली फिर ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड, और ये NH2 प्लस। आप नोट कीजिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और इस तरह से आपको ये फिनाइलमाइन वापस मिलेगा, राइट। सो आप नोट कीजिए कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, विच इज व्हाई फिनाइलमाइन इज वीकर बेस देन अमोनिया। ऑलराइट, लेट मी राइट इट नाउ। तो हम लिखेंगे इन फिनाइलमाइन lone pair of nitrogen is delocalized with a pi bond of benzene ring and lone pair is not easily available for protonation. Hence, phenylamine is weaker base than ammonia. और मैं यहां से एक पॉइंट और भी कंक्लूड कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एलिफेटिक अमाइंस होंगे, उससे वीक बेस जो है वो अमोनिया होगा, और अमोनिया से जो वीक बेस है वो एरोमेटिक एमाइंस होंगे, जस्ट लाइक फिनाइलमाइन। तो हमें ये भी पता चल गया कि स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और हमें ये ऑर्डर याद रखना है। ऑलराइट।